हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पीटी 365 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और आज है आपका लास्ट लेक्चर। इस लास्ट लेक्चर में हम सभी जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। पहला टॉपिक है सर्विसेज सेवा क्षेत्रक, सब हेडिंग है इंश्योरेंस सेक्टर बीमा क्षेत्रक। तो बीमा या इंश्योरेंस जो है वो रेगुलेट किया जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, एडाई के द्वारा, और इन्होंने लॉन्च किया है बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी क्या देख लेते हैं। 3 कंपोनेंट से बन के बना है, 3 घटक हैं इसके। पहला है बीमा सुगम, दूसरा है बीमा विस्तार और तीसरा है बीमा वाहक। ठीक है, तो तीनों को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जो है आपका बीमा सुगम, ये जो बीमा करता होते हैं और वितरक होते हैं, एक इंश्योरर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इन दोनों को एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा इसके थ्रू, बीमा सुगम। दूसरा है बीमा विस्तार, जिसके तहत जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और जनहानि या दुर्घटना के संयुक्त जोखिम को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और जो एक्सीडेंट कैजुअलिटी होती है, इन सभी के रिस्क को कवर किया जाएगा बीमा विस्तार में। बीमा वाहक थोड़ा वुमेन सेंट्रिक, महिला केंद्रित जो भी कर्मी होती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जो भी वुमेन्स हैं, उनको और मोटिवेट करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में महिला केंद्रित कर्मी मौजूद रहेगी। तो इसमें बीमा वाहक में महिलाओं के लिए प्रोत्साहन प्रोवाइड किया गया है। करंटली अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो इंडिया में ये 10th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली। और अगर बीमा घनत्व यानी इंश्योरेंस डेंसिटी की बात की जाए तो ये 2021 में बढ़ के $91 का हो गया है, मतलब रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू द होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो संपूर्ण जनसंख्या कुल बीमा का जो प्रीमियम है और उसका अनुपात निकाला जाता है कुल जनसंख्या के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो जितना रेशियो होता है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम का टू द जीडीपी। ठीक है, तो बीमा प्रीमियम और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का जो अनुपात होता है उसको बीमा पैट या फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहा जाता है। ये भी इंक्रीज़ हुआ है 4.2% इन 2021। तो ये 2021 का डेटा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एडाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये फॉर्म हुआ था एज अ वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एडाई एक्ट 1999। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। मिनिस्ट्री में ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, तो इंश्योरेंस से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं वो सभी एडाई के द्वारा ही किए जाते हैं। ये रेगुलेट करता है, साथ ही पॉलिसी जो धारक हैं उनके हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इनके कार्य हैं, जैसे कि बीमा कंपनी या फिर बीमा मध्यवर्ती को लाइसेंस प्रदान करना, उनके लाइसेंस को रिन्यू करना। इसके साथ ही एक और न्यूज़ है इसके साथ कि एडाई ने जो अभी श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, जमानती बॉन्ड्स जिसको कहा जाता है, इसके मानदंडों में थोड़ी ढील प्रदान की है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्म्स जो थे पहले उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। इस कदम का उद्देश्य है कि जो उत्पादों की उपलब्धता थी उसको बढ़ाकर जमानती बीमा बाजार का विस्तार करना। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, श्योरिटी बॉन्ड, जमानती बॉन्ड्स जो होते हैं ये एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति है जो कि कर्ज ले रहा है या फिर बीमा करवा रहा है, और एक और दूसरी पार्टी है। तो ये फर्स्ट पार्टी हो गया, ये सेकेंड पार्टी हो गया। यहाँ पे ये जो पार्टी है ये इंश्योरेंस इसको प्रोवाइड कर रहा है या फिर लोन दे रहा है या फिर जो भी आप कह सकते हैं पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये इसको सहायता दे रहा है और इसकी गारंटी कि ये पैसा वापस करेगा ये कोई थर्ड पार्टी ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टी हैं। ये फर्स्ट पार्टी है जिसको अपना प्रॉफिट लेना है, और सेकंड पार्टी इसको प्रॉफिट प्रदान करेगी, और जो थर्ड पार्टी है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि प्रॉफिट जो है ये वापस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एडाई के रूल्स ने इस जो सभी रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड, इसके रूल्स को कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है।
नेक्स्ट है मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, चिकित्सा और आरोग्य कल्याण पर्यटन। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया प्रकार का वीज़ा जिसको कहा जा रहा है आयुष वीज़ा। ये उन सभी लोगों के लिए है, आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत इलाज के लिए जो व्यक्ति विदेश या बाहर से जो व्यक्ति इंडिया में आते हैं उनको ये सुविधा प्रदान करेगा। तो ये आयुष वीज़ा जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। और इस प्रकार की ये जो पर्यटन होता है इसको हम लोग वेलनेस टूरिज़्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति बाहर से, विदेशों से इंडिया में आते हैं इलाज करवाने, उसको ये जो पर्यटन है उसको वेलनेस टूरिज़्म कहा जाता है, कल्याण पर्यटन या फिर आरोग्य पर्यटन। इंडिया की रैंक की बात की जाए तो ग्लोबल वेलनेस टूरिज़्म के अकॉर्डिंग इंडिया 7th रैंक पे है। यहाँ पे लगभग 56 मिलियन लोग जो है, 56 मिलियन ट्रिप्स जो है वो एज अ वेलनेस टूरिज़्म के फॉर्म में किया जाता है। और 2025 तक जो अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है वो $70 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे आयुष जो है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर से मैं बता देती हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मिलाकर, ये सभी जो मेडिकल रिलेटेड टर्म्स हैं इनको मिला के आयुष का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है वो है एनर्जी का, ऊर्जा क्षेत्रक। ऊर्जा क्षेत्रक में जो पहली न्यूज़ है वो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, राष्ट्रीय विद्युत योजना, NEP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इन्होंने एक नोटिफाइड किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 22 से 32 के बीच में, ठीक है। तो 10 साल के लिए एक NEP का प्लान जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के मुताबिक जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इनको NEP का प्लान बनाना रहता है हर 5 वर्ष पे, ठीक है। तो हर 5 वर्ष पे ये नया प्लान बनाया जाता है। पहली बार जो NEP बनाया गया था वो 2007 में बनाया गया था। करेंटली इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला, ऊर्जा की जो बढ़ती हुई मांग है इसको पूरा करने के लिए एक डेटा जारी किया गया है कि ऊर्जा की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का एक डेटा बताया गया है कि करेंटली जो स्थापित क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो लगभग 610 गीगावाट है, जिसमें से 57.4% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी है, ठीक है। तो गैर जीवाश्म आधारित जो स्रोत हैं उनकी कैपेसिटी लगभग 57.4% है। कार्बन एमिशन की बात की जाए, कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो कोयला आधारित संयंत्रों से औसत CO2 का जो उत्सर्जन है उसमें गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे जो कोल जलाने से जो कार्बन एमिशन हो रहा है इसमें गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उनका जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर 2026-27 की बात की जाए तो ये बढ़कर 35% होने जा रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका जो एमिशन होता है, उनका जो उत्सर्जन होता है, उसकी इंटेंसिटी में गिरावट आ रही है और लगभग 2030 तक इसकी गिरावट जो है वो 45% तक हो जाएगी। देश की जो उत्सर्जन का जो माप होता है वो GDP की तुलना में किया जाता है, ठीक है। तो उत्सर्जन का जो स्तर होता है इसका माप GDP की तुलना से किया जाता है। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका एमिशन रेट ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्रीज से, विकासशील देशों की तुलना में। कुछ बातें यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क। तो यहाँ पे जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है इन्होंने ऑफशोर विंड, जिसको अपतटीय पवन ऊर्जा कहा जाता है, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना
पर ये जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस हैं, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क, इसको 25 वर्षों तक छूट देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो 25 वर्षों तक ये सभी जो ऊर्जा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकती है या फिर अत्यधिक कम शुल्क में ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑफशोर विंड एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में OWP कहा जाता है। इसका मतलब जो ये लैंड है, लैंड के आसपास जो वाटर सोर्सेज होते हैं जैसे नदी या फिर जो भी जल निकाय होते हैं, उनमें विंड सोर्स यानी पवन चक्की लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लैंड वाला एरिया भी बच जाता है और पानी के अंदर जो पवन चक्की होती है उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑफ शोर विंड सिस्टम। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है वाटर से यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और इसके बाद जब इसको नाइट्रोजन से मिला दिया जाता है तो ये ग्रीन अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से मिलाएंगे तो वो ग्रीन अमोनिया बन जाएगा, जो कि यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, शिपिंग फ्यूल्स में या फिर एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सीमा शुल्क कम करने का या ख़त्म करने का जो कदम सरकार द्वारा उठाया गया है वो इन सभी ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए किया गया है। कुछ अन्य पहल देखते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव टू स्टेट्स फॉर रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर्स। तो वो सभी राज्य जो अपने पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है, इन्होंने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के बदले, यदि आप विद्युत क्षेत्र में सुधार करते हैं तो राज्यों को उनके सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 0.25 टू 0.5%, ठीक है, तक अतिरिक्त ऋण या उधारी लेने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मार्केट कपलिंग, हिंदी में भी इसको मार्केट कपलिंग ही कहेंगे। तो हाल ही में जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय हैं, इन्होंने विद्युत एक्सचेंज के लिए मार्केट कपलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कपलिंग की बात अगर की जाए तो डिफरेंट पावर एक्सचेंजेस होते हैं, विद्युत एक्सचेंज अलग अलग होते हैं, उन सभी को एक यूनिफॉर्म प्राइस, एक समान कीमतें बनाए रखने के लिए ये मार्केट कपलिंग की जा रही है। ठीक है, ये मार्केट कपलिंग जो है ये वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी और एक कीमत। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो यहाँ पे विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में बात हो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस पर्टिकुलर रूल्स के अंदर कुछ संशोधन किया है, जैसे कि नया है इंट्रोडक्शन टू टाइम ऑफ डे टैरिफ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ डे, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे टैरिफ से कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं, जो रेट आप प्रोवाइड देते हैं, बिजली का बिल जिस रेट से दिया जाता है उसी को टैरिफ कहा जाता है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि डे टाइम के अकॉर्डिंग जो पावर टैरिफ है वो सोलर आवर्स के टाइम पे यानी दिन के समय में 20% कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजली का दर है उसमें दिन और रात में जो रेट है वो अलग अलग लगेगा। तो दिन में कम हो जाएगा और रात में जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पे इसका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा क्योंकि दोनों दरें अलग अलग हो जाएगी। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके साथ ही एक पुष्प पोर्टल लॉन्च किया गया है, हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही लिखा गया है। तो यहाँ पे जो पीक टाइम होता है, जो डिमांड सीज़न होता है, उस टाइम पे बिजली की जो अधिक उपलब्धता होती है, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ नेशनल गैस ग्रिड, राष्ट्रीय गैस ग्रिड। तो यहाँ पे बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन
जो नेशनल गैस ग्रिड के अंतर्गत बनाई जा रही है, इसमें जो बिहार वाला काम है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहले तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो कि रिच इन हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसमें मीथेन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिलके नेचुरल गैस बनाते हैं। प्राकृतिक गैस का जो भंडार होता है वो पृथ्वी के अंदर गहराई में कोयले या कच्चे तेल के माध्यम से पाया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पे जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैसों का जो रेशियो है वो 6.5% है करेंटली। इसको बढ़ाकर 15% करना है 2030 तक। ये इंडिया ने अपना लक्ष्य बना रखा है। नेशनल गैस ग्रिड के अंतर्गत ये 33,764 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाई जा रही है जो पूरे देश को कनेक्ट करेगा नेचुरल गैसेस की सप्लाई से, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड को पूरा करने के लिए नेशनल गैस ग्रिड बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है बिजनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्यवसाय, नवाचार और उद्यमशीलता। इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो रिसेंटली जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है उन्होंने एक मासिक समाचार पत्र में CSR के बारे में विभिन्न जानकारियां साझा की हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है उसको लगभग 2% अपने प्रॉफिट का 2% कार्य जो होता है वो समाज के लिए करना रहता है, ठीक है। तो सामाजिक एक्टिविटीज़ में इन प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज को लगाना होता है। CSR वाली जो कंपनीज़ होती हैं वो ऐसी कंपनीज़ पे लगाए जाते हैं ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनका जो नेट प्रॉफिट है, जो लाभ है वो लगभग 5 करोड़ या उससे अधिक है, जिनका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और जो इनका टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। उन्हीं कंपनीज़ को CSR देना होता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है स्वच्छ भारत कोष में या फिर क्लीन गंगा फंड में, PM नेशनल रिलीफ फंड जो होता है और राहत कोष जो होता है, और साथ ही आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता, सिटीजन्स असिस्टेंस और राहत कोष, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो PM केयर्स फंड है इसमें भी कुछ पैसे जो होते हैं वो देने रहते हैं, ठीक है। इसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया जाता है। जैसे कभी किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी में देखा है तो प्रचार जब आता है तो उसमें कहा जाता है कि आपके ये खरीद का, आपने अगर ये सामान खरीदा है तो इसका कुछ प्रतिशत मूल्य जो है वो बच्चों की शिक्षा में जाएगा या महिलाओं के लिए योगदान में जाएगा। तो इस तरह का ऐड जो होता है वो अक्सर टीवी पे आता रहता है। इसी को हम लोग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर डेटा देखा जाए तो 150% इंक्रीज़ हुआ है 2014-15 से। इसके साथ ही 26,000 करोड़ जो है वो लोगों कंपनीज़ ने 18,000 कंपनीज़ ने इतने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। इसके साथ ही 29.5% और 24.5% जो होता है वो टोटल स्पेंडिंग की गई है स्वास्थ्य और शिक्षा के सेक्टर में। इसके साथ ही एनवायरनमेंट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, और गंगा फंड, ड्रिंकिंग वाटर या फिर स्लम एरिया का जो डेवलपमेंट होता है, स्लम क्षेत्रों में भी पैसे के योगदान दिए गए हैं। बट जो खर्चे हैं वो टेक्नोलॉजी पे कम खर्चे देखे गए हैं, यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो कम है। नेक्स्ट है इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर भारतीय कंपनीज। तो पहले क्या था, अभी जो रिसेंट में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं इन्होंने ये कहा है कि भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सूचीबद्ध हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है इसमें ये डायरेक्टली लिस्ट कर सकती हैं। पहले ये होता था कि पहले इनको इंडिया में जो लिस्टिंग वाली अथॉरिटीज़ है उनमें सूचीबद्ध होना पड़ता था डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद ही ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्ट हो सकती थी। बट करेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ रूल्स में चेंजेस किया है, अब इंडियन कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली लिस्ट की जा सकती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में।
नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 वैश्विक नवाचार सूचकांक तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी 40th रैंक को 40वीं रैंक को मेंटेन रखा है 2030 में भी। ठीक है, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको वीपो कहा जाता है, इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है रिपोर्ट। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है स्विट्ज़रलैंड की और लगातार 13 वर्षों तक ये जो फर्स्ट रैंक है ये स्विट्ज़रलैंड की बनी हुई है। वीपो के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। इसमें 193 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इसमें कुछ प्रमुख संधियां हैं जैसे कि पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके लिए पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, साथ ही पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो ये सभी जो कार्य होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और पेटेंट संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका संचालन करता है, साथ ही दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट है भारत में स्टार्टअप्स यानी कि स्टार्टअप्स इन इंडिया के बारे में कुछ डेटा दिया गया है। तो वाणिज्य संबंधित संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है भारत को लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने स्टार्टअप इंडिया के लिए कुछ स्कीम जारी की है। साथ ही जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको किस कंपनी को स्टार्टअप कहना है या इसके लिए एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो डिसाइड की गई है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। देखते हैं कंपनी की एज यानी कि कंपनी के संचालन की अवधि जो है वो 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो कंपनी का प्रकार है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका जो एनुअल टर्नओवर यानी कि वार्षिक टर्नओवर हो वो 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मूल कंपनी होनी चाहिए, मतलब किसी पुरानी कंपनी के सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, एक नई कंपनी बननी चाहिए। इसके साथ ही नवाचार और कारोबार बढ़ाने की क्षमता हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, लोगों को कार्य करने के लिए रोजगार दे सके। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई कंपनी है तो उसको स्टार्टअप की संज्ञा दी जाएगी। इसके साथ ही जो स्टार्टअप्स होते हैं इनको 3 साल के लिए कर में जो छूट होती है वो प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आरबीआई ने स्टार्टअप के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है जिससे और प्रोत्साहन दिया जा सके इंडिया में स्टार्टअप्स को। इसमें कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कृषि है उसके क्षेत्र में कम फोकस किए जा रहे हैं, जो भी स्टार्टअप्स बनाए जा रहे हैं वो किसी और क्षेत्रों में है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में 5.18% जो है इन्हीं का फोकस जो है वो कृषि से संबंधित एरिया में है। इसके साथ ही जो स्टार्टअप्स हैं उनमें मात्र 11% ही पेटेंट करवाया है अपने एप्लीकेशन, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी लो यानी कि कम की स्थिति में है, कम संख्या में है। इसके साथ ही जो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में जाके रजिस्टर करवा दे रही है, मतलब है तो इंडिया की स्टार्टअप, वो फॉरेन कंट्री में जाके रजिस्टर करवा रही हैं, तो ये एक फ्लिपिंग की टेंडेंसी भी देखी जा रही है। तो जो फ्लिपिंग टेंडेंसी है वो इंडिया में टैक्स को बचाने के लिए, साथ ही जो विदेशी ऋण है उसमें अधिक उपलब्धता प्राप्त हो रही है उनको वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रजिस्टर करवा रही हैं इंडिया में ना करवा के। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की मंजूरी जो है वो अनिवार्य कर दी गई है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ये कुछ उत्पादों के अतिरिक्त 115 श्रेणी हैं जिनके लिए जो BIS की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। जैसे कि जो सीलिंग फ़ैन है या फिर स्टेनलेस स्टील के जो कुकवेयर्स आते हैं, जो बर्तन आते हैं, साथ ही एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन आते हैं, एल्यूमिनियम के कैंस आते हैं, बेवरेज आते हैं पेय पदार्थों के लिए,
इन सभी के लिए BIS के जो मान्यता है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। BIS जो है वो भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है इंडिया की, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। ठीक है, इसको पहले ISI के नाम से होता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया BIS के द्वारा। तो ये सभी उत्पाद जो हैं इसके लिए ISI सर्टिफिकेट या फिर BIS सर्टिफिकेट जो होता है वो पाना ज़रूरी होता है। जैसे सीमेंट का उद्योग हुआ, या फिर जो घरेलू बिजली के जो सामान होते हैं, खाद्य और संबंधित उत्पाद जो होते हैं, या फिर जो ऑटोमोबाइल के एक्सेसरीज़ होती हैं, चिकित्सीय उपकरण होते हैं, लोह या इस्पात उत्पादक होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, घरेलू गैस स्टोव्स एक्सेट्रास। ठीक है, तो इन सभी के लिए ISI मार्क अनिवार्य प्रमाण है। इसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेशन मार्क्स जो इंडिया में दिए जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है ISI मार्क, इस तरह से बना रहता है, अक्सर देखा होगा आपने कुछ प्रोडक्ट्स में बने रहते हैं। तो ये जो होते हैं ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और किचन अप्लायंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो रसोई में उपयोग होने वाली चीज़ों पे अक्सर आपने ये देखा होगा बना हुआ है। इस तरह का जो मार्क होता है ये एग मार्क कहलाता है, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि विभाग के मार्केटिंग और निरीक्षण निर्देशालय के अंतर्गत आता है, और कृषिगत वस्तुओं और पशुधन उत्पादों पे ये पाया जाता है एग मार्क। ये BIS हॉलमार्क है जो कि ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी पे पाया जाता है इस तरह का मार्क। ये वूल मार्क है जो कि प्योर वूल है, शुद्ध ऊन का प्रतीक है, ये इस तरह का मार्क वूल मार्क कहा जाता है इसको। ये इको मार्क है इस तरह का, जो कि बताता है कि ये जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पाद जो होते हैं उन पे ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे ये दिया जाता है इको मार्क। फिर ये FPO मार्क है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI के द्वारा दिया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स पे FPO मार्क होता है। और ये इंडियन ऑर्गेनिक है जो कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे दिए जाते हैं। जैविक कृषि के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें इंडिया ऑर्गेनिक इस तरह का एक सिंबल बना रहता है। तो यहाँ पे एंड होता है आप लोगों का इकोनॉमिक्स PT 365, इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपका एंड होता है। आशा करती हूँ आपको इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी अपने सुझाव हैं या फिर अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे UPSC हिंदी की टीम के द्वारा उन टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ बनाए जा सकें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।